जय हिंद फ्रेंड्स। 10th क्लास में हमने चैप्टर 3 पढ़ लिया था। वो बीच से शुरू करना पड़ा। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के डाउट्स थे, इस वजह से उनका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो ये 2 चैप्टर बीच में पढ़ाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर 3 जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित मैंने पूछा था कि अगर कोई डाउट हो तो फिर भी पूछिएगा। 2-3 क्वेश्चंस उन लोगों ने भेजे हैं कि ये सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। बहुत ही सिंपल है, जो मैंने पढ़ाया था बस उसी से सॉल्व करेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। तो चलिए आज ये चैप्टर को भी ख़त्म कर देते हैं और सारे उनके डाउट्स भी लेकर के पूरा एक कंसोलिडेटेड लेक्चर आपको मिलेगा। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th NCERT, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक। कंपाउंड और मिक्सचर में आपको अंतर पता होगा। मिक्सचर का मतलब ये होता है कि दो लोगों को मिला देना, रेशियो का ध्यान ना रखना, वो मिक्सचर हो गया। ठीक है, जैसे शरबत बना रहे हैं, नमक और नींबू पानी मिला दिए। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड है तो उसमें फिक्स रेशियो होगा। ठीक है, कि चीनी का इतना है, पानी का इतना है, या नमक का इतना है, पानी इतना। ठीक, तो अगर फिक्स रेशियो प्रोपोर्शन में बन जाए, जिसका चेंज ना हो रेशियो, तो वो बनता है कंपाउंड। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी है कुछ और बना दिया, आपकी मर्जी कुछ और बना दी, तो उसको मिक्सचर बोलेंगे, कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी तक हमने ये पढ़ा चैप्टर 3 में, केवल एक बॉन्ड पढ़ा जिसको आप बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, उस पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे से हमें लेना था, हमने ले लिया, अब दूसरे का उस पर अधिकार नहीं है। जिसने ले लिया वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जिसने दे दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा अपोजिट चार्ज पर, तो उसके अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। होता क्या है कि देना और लेना तभी तक मुमकिन है जब आवश्यकताएं कम हो। हमें अपना आउटर सेल, मतलब न्यूक्लियस का, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस का आउटर सेल क्या बनाना है? ऑक्टेव, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि उनमें तो एक और दो ही होते हैं। अगर हीलियम में दो हैं तो वो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। ठीक, निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं, किसी उनको किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। अब हमें ऑक्टेव बनाने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं, तो देना और लेना मैंने आपको बताया कि तभी अच्छा है जब रिक्वायरमेंट कम से कम हो। एक इलेक्ट्रॉन को लेना है या एक इलेक्ट्रॉन को देना है, आयनिक वो आयनिक बॉन्ड बना दिए। दो को देना है, दो को लेना है, आयनिक बॉन्ड बना दिए। कभी कभार क्या होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 14 है, जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। 2, 8, 4। अब इसके आउटर पर कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है, तो इसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 4 और इलेक्ट्रॉन को आपस में, मतलब उसकी बॉन्डिंग या उनको जो है कैरी कर सके। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो ये भी नहीं है कि ये 4 प्लस को कैरी कर सके। ना तो इतना बड़ा है ना इतना छोटा है, मीडियम साइज का है। अब इसके साथ क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम दे दें इलेक्ट्रॉन को या किसी से ले लें, हम शेयर भी तो कर सकते हैं, कि जब आपको जरूरत हो, जब हमें जरूरत हो, हम अपना काम चला लें। तो ये जो शेयरिंग है, बजाय डोनेशन के, डोनेट नहीं करना है, शेयर करना है। शेयर वाली चीज पर कोई एक क्लेम नहीं कर सकता। अगर क्लेम किया
तो उसकी दोस्ती टूट जाती है कि भाई आप गलत आदमी हो, हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, किसी दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करेंगे। डेली लाइफ में भी होता है, कपड़े आप शेयर करते हैं छोटे भाई बहन से, ठीक है, पैसे का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, कि 100 रुपये हमारे पास है, 100 रुपये आपके पास, 200 मिला करके कोई नया गिफ्ट खरीद करके तीसरे को दे देते हैं या तीसरे के बर्थडे में दे देते हैं। ये शेयरिंग ही तो है, डे टू डे लाइफ में भी आप यूज कर रहे हैं। आप जा रहे हैं, आपके पास साधन नहीं है, पड़ोसी के पास है, वो जा रहा है, आपने उसको हाथ दिया कि भाई अब उधर चल रहे हो, हमें भी लेते चलो, शेयरिंग ही तो है। आपने ऐसा तो है नहीं कि उसके उस पर क्लेम कर दिया कि नहीं ये हमारी कार है, या वो कह रहा है कि नहीं हमारी ही कार है, हम आपको नहीं करेंगे। हो सकता है उसको, मतलब आपको उसके कार की ज़रूरत पड़ गई और उसको जो है आपके किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। तो शेयरिंग में क्या होता है कि कोई एक क्लेम नहीं करता। तो जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बने, उनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करके क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। अगर डोनेट कर दिए तब तो आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग की क्यों जरूरत पड़ी बता दी आपको, क्योंकि जब हमारे पास डोनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास रिक्वायरमेंट कम से कम हो, कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा हमने डोनेट कर दिया, एक की जरूरत है किसी से ले लिया। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है, मेजर है, कि जो ना देने से ना लेने से, शेयर करने से सॉल्व हो, तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कार्बन का यूनिवर्सल रूप में पाए जाना, मैक्सिमम आपको कंपाउंड कार्बन के ही मिलेंगे नेचर में। वैसे तो नेचर में कार्बन बहुत कम है, लेकिन उसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं। 80% कंपाउंड कार्बन से ही मिलकर के बनते हैं। इवन हमारे जीवन का जो लाइफ लाइन है, पेट्रोल डीजल, हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ है, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? कार्बन का ही है। और तो और कार्बन के एलोट्रोप नेचर में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। उन एलोट्रोप में, एलोट्रॉप को हिंदी में बोलते हैं अपर रूप, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाना। तो तीन का आप याद रखिएगा। एक तो है डायमंड। मैंने आपको बता रखा है कि डायमंड नेचर में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। प्रकृति में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पाया जाता है तो वो होता है डायमंड। फिर है ग्रेफाइट, और एक और है जिसको बोलते हैं बकमिंस्टन फुलरीन, या इसी को बोलते हैं बकी बॉल। बकी बॉल, ठीक। देखिए होता क्या है, कार्बन के पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 लोगों से शेयर करेगा चारों इलेक्ट्रॉन, तभी मिलकर के 8 बनेंगे। अब ये जो शेयर करेगा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि ये 3 डायमेंशनल शेयर करे, लीनियर नहीं। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है? मतलब ये जो बॉन्ड है, ये 3 डायमेंशनल का मतलब ये है कि एक पेपर पर आप उसको ना दिखा सकें, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, ठीक है, एक प्लेन पर ना आए, कहने का ये मतलब है। सारे बॉन्ड एक प्लेन पर नहीं है। ये जो चौथा वाला बॉन्ड है, ये समझिएगा कि ये इससे बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, तभी तो 3 डायमेंशनल बनेगा, ठीक है। तो डायमंड में क्या होता है कि कार्बन का 3D स्ट्रक्चर होता है, और कार्बन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना होता है। मतलब एक कार्बन इसके साथ कितने कार्बन के साथ जुड़ा होगा? 4 कार्बन के साथ, ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर ये वाले भी कार्बन ऐसे जुड़े होंगे, इसी तरह ये कार्बन 4 लोगों के साथ ऐसे जुड़ते हुए एक 3D स्ट्रक्चर बना देंगे।
ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग। ठीक है। अब हुआ क्या, इस इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से 3D स्ट्रक्चर, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हैं, इन्हीं की वजह से ये हार्डेस्ट मटेरियल में गिना जाता है डायमंड। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। डायमंड हार्ड है ड्यू टू 3D स्ट्रक्चर। हर एक कार्बन, चारों कार्बन, मतलब एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से डायमंड क्या है, हार्ड है। 3D स्ट्रक्चर और सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के कारण। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर्स होती हैं। एक लेयर ये है, ठीक इसके नीचे दूसरी लेयर बनाइए, बिल्कुल ऐसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। ये जो भी ये कट वो जॉइंट हैं, ये कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, और ये आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं। ये इसके साथ, ये इधर, ये इधर, इधर, ये इसके साथ। इसी तरह ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इसके साथ आ जाएगी, जुड़ जाएगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ। इसी तरह ये इधर और ये इधर। कुछ ऐसा ऐसा होगा कि ये लेयर इस लेयर पर स्लिप कर रही है, इसी वजह से ये क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 3 कार्बन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसी तरह आगे लेयर चली जाएगी। ये कार्बन देखिए किसके साथ जुड़ा है, 3 लोगों के साथ, 1 2 3। ये जो चौथा है, ये जो इधर से जुड़ रहा है, इनमें से क्या है कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, इसमें तो सारे सिंगल बना रहे हैं, यहां पर क्या है कि एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो जिसकी वजह से यहां पर लिखिएगा कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। अब जो एक वैकेंसी बच गई, क्योंकि 4 के साथ जुड़ना होता है, तो एक जो बच गई वो वो क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बनेगा वहां पर, मतलब वहां पर शेयरिंग 2 के साथ होगी, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर करेंगे। अब ये जो वहां पर 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर 3D स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन में है ये लेयर दूसरी लेयर पर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि एक अच्छा इंसुलेट, अच्छा कंडक्टर है। डायमंड क्या है, इंसुलेटर है। अगर सऊदी अरब के प्रिंस चाहेंगे कि हमारे पास सोना और हीरा बहुत है, और हम हीरे का वायर बनाएंगे या हीरे का यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, यहाँ पर लेयर एक दूसरे पर स्लाइड कर रही हैं, तो ये अच्छा ल्यूब्रिकेंट भी हो सकता है। ल्यूब्रिकेंट का मतलब ग्रीस या ऑयल के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा सके। सॉफ्ट मटेरियल होगा, ये हार्ड नहीं होगा, वो हार्ड होगा, तो ये सॉफ्ट मटेरियल होगा, सॉफ्ट मटेरियल। ये एक अच्छा कंडक्टर है, ये एक अच्छा ल्यूब्रिकेंट है। ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस, मटेरियल तो एक ही है कार्बन, ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया क्यों, इनके स्ट्रक्चर के कारण, कि ये किस प्रकार से बने हैं। इनसे भी एडवांस में ये जो है बकमिंस्टर फुलरीन, या इसी को बोलते हैं बकीबाल,
बकीबाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जैसे आप वॉलीबॉल या फुटबॉल देखते हैं ना, वैसा होता है। ये 5 कार्बन होते हैं और ये पांचों अगले 6 वाले स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं। फुटबॉल का स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, कुछ ऐसा ऐसा करके एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे फुटबॉल में आपको ये दिखता है ना। पूरी ऐसे रिंग बन जाएगी 5 और 6 की। इसमें 5 वाले, 5 का मतलब ये जो पेंटागन है जिनमें 5 साइड है, 5 कार्बन है, 12 तो पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। इनसे मिल करके एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। आपकी बुक में फिगर दिया है जैसे वॉलीबॉल या फुटबॉल होता है, इसी वजह से इसको बकी बॉल बोलते हैं। इसको C60 भी बोलते हैं। कार्बन के 60 एटम्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरी एक रिंग बनी होती है, जाल बना होता है। कहानी समझ में आ गई? ठीक। अब यहां पर देखिए, अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना तो कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होगा, एक इंट्रामॉलिक्यूलर और एक इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब क्या हुआ? 2 एलिमेंट एक ही हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बन जाए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बन जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बन जाए, तो ये इंट्रा। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो लड़ाई झगड़ा होना नहीं है। लेकिन अगर इंटर बन जाए, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बन जाए या कार्बन क्लोरीन का बन जाए, ठीक है, तो अगर ऐसा इंटर बनता है तो याद रखिएगा कि इंटर वाले क्या होते हैं? वीक होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि यहां पर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आकर के मिले हैं। इसी वजह से देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। सबसे स्ट्रांग फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चार्जों के बीच में लगता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? चार्ज के बीच से ही तो बन रहा है। चार्ज बनने के बाद जो अट्रैक्शन हो रहा है वही तो बॉन्ड है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज नहीं बनते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्यों सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही बनते हैं? नेचर में कार्बन के ही मिलते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड लाखों करोड़ों में हैं इस समय, ठीक है, गिनती नहीं है। तो बनने का पीछे कारण क्या है? 2 कारण हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है कैटिनेशन, और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। अब ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा दोस्त किसके होंगे? आप लाइफ में जो है देख करके समझिए कि जो है सबसे ज्यादा दोस्त किसके होंगे? जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, जो दूसरे के साथ बहुत ही जल्दी एडजस्ट कर लेता हो, जिसके अंदर ईगो की समस्या ना हो, वही है ना। बिल्कुल। तो ठीक वैसे ही यहां पर कार्बन के साथ है। इसके पास क्या है कि ये दूसरे को
बहुत ही आसानी के साथ दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। दूसरे के साथ बहुत जल्दी से आसानी से बॉन्ड बना लेना, घुल मिल जाना, दोस्ती कर लेना, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या नेचर में और कोई नहीं है जो कैटिनेशन शो करता है? हैं ऐसे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं? वो हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। ये क्या है? दोस्ती किया तो है लेकिन आसमान में नहीं उछलता है कि हमारे दोस्त डीआईजी हैं, हमारे दोस्त मंत्री हैं। दोस्ती सबके साथ है, मंत्री के साथ, डीआईजी के साथ, क्रिमिनल के साथ, सबके साथ दोस्ती है, लेकिन अपनी जमीन पर रहता है, स्टेबिलिटी है। और लोगों के साथ अगर दोस्ती हो जाती है और लोगों की, तो वो क्या करते हैं? उछलते रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हाईली रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव लोग ज़्यादा जो है देर तक सस्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहां पर है। तो कार्बन में क्या है? यूनिक फीचर टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। केवल दोस्ती करना ही जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि वो दोस्ती क्या हो? स्टेबल भी हो। बहुत से लोग दोस्ती कर ली, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन जैसे ही इसको 6 हाइड्रोजन मिलते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव बन जाता है। और जो चीज रिएक्टिव हो जाएगी वो स्टेबल कभी नहीं रहेगी, वो तुरंत अपना एक्शन दिखाएगी। तो इनके पास इनके कंपाउंड बनने का कारण क्या है? कि ये अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं किसी के साथ भी, साथ में क्या है? स्टेबल रहते हैं, रिएक्टिव नहीं बनते। जिस दिन ये रिएक्टिव बन जाएंगे, वो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, तुरंत उनका रूप बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेचर क्या है? चेक एंड बैलेंस का काम करती है। ठीक वैसे ही समझना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी का क्या मतलब है? 4 वैलेंसी, मतलब एक साथ 4 लोगों को जोड़ सकता है। लेकिन टेट्रा वैलेंसी के साथ साथ एक तो स्टेबल होना जरूरी है, और दूसरा इतना ना तो बड़ा होना है कि दूसरे लोग भयभीत हो जाएं, दूसरे लोग ही छोड़कर चले जाएं, ना इतना छोटा होना है कि दूसरे लोग बॉन्ड तोड़ दें। ठीक है, मतलब एक बैलेंस बनाकर रखना है। तो टेट्रा वैलेंसी के साथ साथ इसके न्यूक्लियर का स्मॉल साइज, स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा ना तो छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्मॉल साइज। ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर कैटिनेशन हो रहा है, कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड का बनना। अब कैटिनेशन अगर हो रहा है, तो कैटिनेशन क्या क्या हो सकता है? या तो कार्बन सिंगल कार्बन के साथ, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन के बीच, हाईलाइट कर लीजिएगा ये वर्ड, कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन केवल 2 ही चीजों से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इन्हीं से मिलकर के बनेगा, उसके अलावा तीसरा एलिमेंट नहीं होगा। अगर तीसरा एलिमेंट होगा तो इसके नाम के पहले उसका नाम लगाएंगे। क्लोरोहाइड्रोकार्बन, ब्रोमोहाइड्रोकार्बन मतलब क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है। केवल हाइड्रोकार्बन लिखा है मतलब सी और एच ही हैं और कोई नहीं है। तो सैचुरेटेड कब बोलेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। और जब डबल या ट्रिपल हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। इंग्लिश में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बोलते हैं, हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, याद रखिएगा, सैचुरेटेड स्टेबल होते हैं, इनमें स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और ये वीक होते हैं। ये मैक्सिमम
हार्ड उसमें पाए जाएंगे, कठोर। कठोर मतलब इतना भी कठोर नहीं, ठीक है, डायमंड की तरह नहीं, लेकिन सैचुरेटेड जो होंगे मतलब गाढ़ापन उनमें रहेगा, कठोरता थोड़ी रहेगी। अनसैचुरेटेड मोस्टली लिक्विड मिलेंगे आपको। अनसैचुरेटेड सेहत के लिए अच्छे होते हैं। सरसों के तेल में खाना बनाना ज़्यादा अच्छा है बजाय घी और डालडा में। क्यों? क्योंकि घी और डालडा क्या बन रहे हैं? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? अनहेल्दी। ध्यान में रहेगा? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये है, 4 कार्बन लग गए सिंगल बॉन्ड में, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन में नजर आ रहा है। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन वहां भी है, 4 कार्बन यहां भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नजर आ रहा। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, मतलब चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से फुलफिल कर देता हूं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई, दूसरी जो चौथी एक कार्बन से। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। सब सेटिस्फाइड है? चलिए अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एच एच एच। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इधर 3 इधर, 6, 6 4 10, C4H10। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इधर 3 इधर, 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11। ऐसे कैसे हो जाएगा? 3 3 6 6 4 10। अच्छा, ये आपको यहाँ पर 5 हाइड्रोजन नजर आ रहा है, जबकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 3 इधर 6, 6 3 9 9 1 10, C4H10। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब एलिमेंट्स का रेशियो। लेकिन ध्यान रखिए, क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, दे दोज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, कहानी समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हेडिंग, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको बता चुके हैं, जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कार्बन से मिलकर के बने, हाइड्रोजन और कार्बन से, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन और दूसरा एलिमेंट, उसको हम नहीं गिन रहे हैं। इसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। इसका नाम है, नाम याद रखिएगा।
जहां भी एन वर्ड लास्ट में आ जाए इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड से डिफरेंट। डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, अगर डबल है तो उसको बोलेंगे एल्कीन, ई वर्ड हाईलाइट कर लीजिएगा, एल्कीन। और अगर ट्रिपल है तो उसको बोलेंगे एल्काइन, YNE हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है, अभी इसके बाद इनका नाम भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर के बनेगा? हाइड्रोजन और कार्बन से। इफ, यहीं पर लिख लीजिए, इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स या अदर एलिमेंट्स, हाइड्रोजन की जगह यहां पर कोई और आ गया तो उस जो और आया अदर एलिमेंट उसको बोलेंगे हेट्रो एटम, हेट्रो एटम। ठीक है, और जो हेट्रो एटम आएगा हाइड्रोजन की बजाय तो कुछ भी हो सकता है। हेट्रो एटम कोई भी दूसरा एटम आ गया हाइड्रोजन की जगह जगह कार्बन के साथ, तो हेट्रो एटम से बनता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्यों बोले? क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी के कारण पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड होगी, इसी वजह से इसको फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं। तो हेट्रो एटम हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, और वही हेट्रो एटम इसकी किसके डेवलपमेंट का कारण है? फंक्शनल ग्रुप के कारण, फंक्शनल ग्रुप का डेवलपमेंट का कारण। जैसे अगर हाइड्रोजन की बजाय कौन आ गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। इन सब को मिलाकर कंपाउंड क्या बोलते हैं? कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? हैलोजन। तो हाइड्रोजन की बजाय हैलोजन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? हैलो कार्बन। जैसे क्लोरीन लग गया तो क्लोरो, हेलो हाइड्रोकार्बन लिखिए। क्लोरीन लग गया तो क्लोरो हाइड्रोकार्बन, ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमो हाइड्रोकार्बन, आयोडीन लग गया तो आयोडीन आयोडो हाइड्रोकार्बन, आयोडीन नहीं आयोडो हाइड्रोकार्बन, ब्रोमो हाइड्रोकार्बन, क्लोरो हाइड्रोकार्बन, ऐसे। तो हाइड्रोजन की जगह अगर वो हैलोजन लग गया तो उसको बोलेंगे हैलो हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोजन की बजाय ऑक्सीजन लग गया तो यहां पर अलग अलग ग्रुप हैं। अगर ऑक्सीजन एक लगा है OH तो उसको बोलेंगे एल्कोहल, COHOL, एल्कोहल। ठीक, अगर CHO लग गया तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। CHO का फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखेगा? C, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, H है इधर ऐसे। अगर COO लग गया तो इसको बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे बनेगा, C, ये ऐसे। ऐसे क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है तो दो बॉन्ड आपको दिखाना दिखाना पड़ेगा। कार्बन की चार होती है, चार बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। कार्बन की यहाँ पर भी चार है, देखिए चार बॉन्ड दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? कीटोन। और अगर COOH हो गया तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप के नाम है, फंक्शनल ग्रुप के नाम है।
यही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसी होगी। इसका अगर मैं फंक्शनल ग्रुप बनाऊं स्ट्रक्चर, तो COOH ऐसा एक ही जगह आकर के जुड़ेगा ये, ठीक है, जो भी जुड़ेगा कंपाउंड। ये चारों ग्रुप का नाम जरा ध्यान में रखिएगा। एल्कोहल कब, जब OH, एल्डिहाइड जब CHO, COO कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कब, जब COOH लगा हो। ये फंक्शनल ग्रुप हैं, यही डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। कैसे डिसाइड करते हैं वो आगे आपको बता रहे हैं। एक है क्या, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज में GOUS है, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज। यहाँ पर क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन्स, या ये कहिए कार्बन की चेन, कार्बन चेन डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे CH3COOH, C2H5COOH। यहाँ पर देखिए COOH दोनों में सेम है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर सिंगल कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। इसमें क्या करते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखिए, प्रीफिक्स में और सफिक्स में क्या करना है। प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन इन चेन देखना है, और सफिक्स में क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। ठीक है, 1 मिनट जरा आप लोग वेट कीजिए। अब देखिए, प्रीफिक्स में आपको नंबर ऑफ कार्बन इन चेन देखना है, और सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप में 2 चीजें देखना है, इफ फंक्शनल ग्रुप नेम स्टार्ट्स विद वॉवेल, अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम किससे स्टार्ट हो, स्वर से। जैसे अभी हमने पढ़ा एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कीटोन का नहीं आएगा,
फिर पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, सी से स्टार्ट हो रहा, नहीं आएगा। तो इसमें एल्कोहल और क्या आएंगे, एल्डिहाइड। ठीक, तो उस समय क्या करते हैं, ई को हाइड्रोकार्बन में जो लास्ट में ई लगा होता है उसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस विद फंक्शनल ग्रुप नेम। पूरा फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखते हैं, अभी मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ई को रिप्लेस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के नेम से। तो फंक्शनल ग्रुप का नेम कौन कौन से हुआ, जैसे एल्कोहल है तो उसका ओ एल लिख देंगे, ई को रिप्लेस करके ओ एल लिख देंगे। अगर एल्डिहाइड हुआ तो ए एल लिख देंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो ये करना है। और फंक्शनल ग्रुप में आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो आपको एन की जगह, एन कहां से आएगा, एल्केन। तो एल्केन में जो ये ई है ये है, और ये जो एन है ये पूरा है। तो एन की जगह क्या लगाना है, या तो इन या आयन। तो इसमें पूरा एन ही पूरा रिप्लेस कर दिया जाएगा, एन को इन बना दिया जाएगा अगर डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बना दिया जाएगा, आयन। ठीक है, जैसे अगर हेलोजन लगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये था CH4। अच्छा, यहां पर आप देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन इन चैन में, अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ। अब अगर अनसेचुरेटेड है तो उसको बोलेंगे मेथेन। अगर दो कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ। अगर अनसेचुरेटेड है तो एन बोलेंगे, अगर सेचुरेटेड है तो इन, मेथीन। अगर अनसेचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है तो मेथाइन, एथाइन। ठीक है, तो आगे एन इन आइन लगाते चलिएगा। एन कब लिखेंगे, जब सेचुरेटेड होगा। अनसेचुरेटेड है तो इन भी लग सकता है और आइन भी लग सकता है। अगर तीन कार्बन है तो प्रोप, ये जरा नाम याद रखिएगा। चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। एक चीज और यहीं पर देख लीजिए, जो भी सेचुरेटेड होंगे उनका फार्मूला ऐसे होगा CnH2n+2, और जो भी अनसेचुरेटेड होंगे, जो भी अनसेचुरेटेड होंगे उनमें दो पॉसिबिलिटी होगी, अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो उनका फार्मूला होगा CnH2n, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उनका फार्मूला होगा CnH2n-2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं नाम लिखता जा रहा हूं। अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, CH4। अब देखिए ये सेचुरेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, एक, तो इसका नाम दे देंगे मेथेन। यहां पर देखिए CH2, तो क्या कार्बन की दोनों वैकेंसी, चारों वैकेंसी फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही, तो CH2 कभी बनेगा, नहीं बनेगा। यहां पर n की वैल्यू 1 रखिए तो खाली कार्बन नजर आएगा क्योंकि H 0 हो जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। n की वैल्यू 2 रखिए
एन की वैल्यू 2 रखिए तो क्या बनेगा, C2H6। कितने कार्बन है, 2। सेचुरेटेड है, हाँ बिल्कुल है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन। यहां पर देखिए 2 रखिए तो क्या बनेगा, C2H4। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, आप देख लीजिए यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एच, इसकी चारों वैकेंसी फुलफिल, इसकी चारों वैकेंसी फुलफिल। तो C2H4 कितने कार्बन हैं, 2। अनसेचुरेटेड है, कौन सा, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, एथीन। ई लगा दिए ना, ए की जगह, मैंने आपको क्या बताया, एन की जगह इन। अब यहां पर देखिए 2 रखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, C2H2। क्या कार्बन की चारों वैकेंसी फुलफिल है, बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक एच इधर लग गया, एक एच इधर लग गया, चारों वैकेंसी फुलफिल, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन 2 हैं तो इसको बोलेंगे एथाइन। ऐसे नामकरण होता है। अगर n की वैल्यू 3 रख दिए तो क्या मिला, C3H8, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, C3H6 प्रोपीन। इसको क्या बोलेंगे, C3H4, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। ऐसे चलता है। अब अगर यहीं पर H की जगह एक क्या लगा दिया जाए, हेलोजन, ये जो इधर लिखा है, ये एक H की जगह आप क्या कर दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए सपोज, तो मैं क्या लिख रहा हूं, CH3Cl। CH4 का फार्मूला, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक H को हटा करके क्लोरीन लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या था, एक कार्बन है, सेचुरेटेड है, तो इसका नाम था मेथेन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन, CHLORO मेथेन। हेलो एल्केन, इसी वजह से इसका नाम लिखा। अगर ये एल्कीन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे ये लिखा है C2H2, C2H4, ये क्या था, एथीन था। अब एक H की जगह आप क्लोरीन लगा दीजिए तो C2H3Cl, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोएथीन। ऐसे होता है, ठीक है। तो ये अभी तो मैंने हेलोजन का किया, अब जरा एल्कोहल और एल्डिहाइड का यूज करते हैं। एल्कोहल में देखते हैं, जैसे CH4 था, एक H हटा करके उसका फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, OH, तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पर 4 कार्बन थे, ऐसे, सॉरी 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज हैं, एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लग गया, OH ग्रुप। ठीक है। अब मैंने बताया था जब फंक्शनल ग्रुप ऐड हो तो फंक्शनल ग्रुप देखना है कि उसका नाम वावेल से अगर स्टार्ट हो, तो ई को हटा करके ये क्या था, मेथेन था, मेथेन, तो ई को हटा करके फंक्शनल ग्रुप का नाम जोड़ देना है, OL, तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले कंपाउंड को मेथेनॉल, नाम बन गया। ठीक है। अगर यहीं पर एल्डिहाइड ऐड कर दें, एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, ग्रुप आप फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रखिएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ग्रुप क्या था, CHO, तो अगर मैं CH4 की जगह CH3CHO लिखता हूं, CH3CHO, तो इसका क्या नाम था,
मेथेन। अब ई हटा करके क्या लगाना है? ई हटा करके फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। तो एल्डिहाइड का क्या लिखते थे? एल, तो इसको क्या बोलेंगे? मेथेनल। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? इसी तरह अगर कीटोन है CH4, तो ये था मेथेन। कीटोन में कौन सा ग्रुप ऐड हो जाता है? COO। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3COO ऐड कर दीजिए। अब यहां पर आपको ये समझना है कि ये कंपाउंड पूरा नहीं है। क्यों? जरा देख लेते हैं। ये H, ये H, ये H, ये H। आपने क्या किया? इस H की जगह ला करके क्या ऐड कर दिया? COO। तो CH, COO ऐड करेंगे तो COO ये। अब एक ऑक्सीजन की वैकेंसी अनफिल्ड है, तो यहां पर H और लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? लेकिन अगर आपने H लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? COOH। तो H की बजाय कोई और एलिमेंट या कंपाउंड लगा दीजिए। तो मैं क्या किया? इसी को एज इट इज फिर से लगा दिया, तो ये पूरा हो गया वैकेंसी। ये अब जो हुआ इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये कंपाउंड अधूरा है? क्योंकि यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? ये आप स्ट्रक्चर बनाकर ही देख सकते हैं। बाकी में इसके पहले जितने भी थे उनमें सब में वैकेंसी वैलेंसी जो है क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही थी, लेकिन यहां पर नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया? ये क्या बन गया? CH3COO CH3। तो यहां पर कितने हैं कार्बन? एक। यहां पर कितने कार्बन हो गए? ये दो। और ये तो कीटोन ग्रुप का है, तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोन में जब भी अब करेंगे, अब ये तो वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ओन से स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें? फंक्शनल ग्रुप वाले को भी मिला करके और इन दोनों को मिला करके तीन। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। अगर ये कीटोन ना होता तो मैं क्या बोलता? प्रोपेन। अब एन हटा करके क्या करना है? कीटोन लगा देना है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ग्रुप COOH। अगर मैं मेथेन में एक H हटा करके ये लगाता हूं, वैलेंसी सेटिस्फाइड है? देख लेते हैं। CH4 ये बनेगा, CH3COOH। H3 तो तीन H तो यही रहेंगे। एक H हटा करके ये लग गया, ये सेटिस्फाइड है वैलेंसी सब। तो ये क्या हो गया? मेथेन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाना है? ओइक एसिड। ये सफिक्स लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
मेथेनोइक एसिड, ANE, ई हटा करके ओइक एसिड लगा देना है। क्यों? क्योंकि ओ किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेथेनोइक एसिड, CH3COOH। ठीक है, चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। पहला, कंबसन। कंबसन का मतलब दहन, जलाना। जब भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो हमेशा CO2 बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है, प्लस हीट। अब आपको ये समझना है कि जब भी कार्बन के कंपाउंड जलाए जाएंगे, हाइड्रोकार्बन हुआ, जैसे मेथेन हुआ, मेथेन को आप जब भी जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपको बाहर मिलेगी, या ऐसे ही कई सारे। अब आप देखते होंगे कि जब आप लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसकी फ्लेम येलो होती है, या फ्लेम होती ही नहीं, खाली आपको हीट नजर आएगी। जैसे कोयला जलाइए तो आपको हीट मिल रही है, कोयला जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं होती। लेकिन अगर आप LPG गैस जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्लेम मिलेगा। तो क्या कारण है कि अब LPG गैस क्या है? कार्बन में प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिक्सचर होता है LPG गैस, और कुछ नहीं है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है LPG गैस। अब उसको आप जला रहे हैं तो फ्लेम नजर आ रहा है, स्टोव जला रहे हैं तो फ्लेम नजर आ रहा है, लेकिन आप लकड़ी जला रहे हैं तो वहां पर फ्लेम नजर नहीं आता। लकड़ी में कुछ कुछ फ्लेम आता है, लेकिन वो येलो कलर का होता है और ये ब्लू कलर का होता है LPG गैस का। और आप देखेंगे कोयला में बिल्कुल फ्लेम नहीं होता। तो क्या कारण है कि कुछ को आप जलाए तो फ्लेम आया और कुछ को जलाए तो फ्लेम नहीं आया? तो याद रखिएगा, जहां पर गैसियस सब्सटेंस होते हैं, जहां पर जिसको हम जला रहे हैं वो गैस फॉर्म में है, तो आपको वहां पर फ्लेम नजर आएगा ही आएगा। LPG गैस एग्जाम्पल है। लकड़ी में, लकड़ी के होल्स में गैसें भरी होती हैं, तो जब लकड़ी जलती है तो गैस निकल करके जलती हैं, तो आपको फ्लेम नजर आता है। लेकिन कोयला सॉलिड है, अगर उसमें गैस नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? ओनली आपको हीट मिलेगी, आपको फ्लेम नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अब कभी कभार क्या होता है कि ऑक्सीजन की सफिशियंट सप्लाई नहीं होती। आपने बचपन से पढ़ रखा है कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक मोमबत्ती जला करके ग्लास से पूरी तरीके से ढक दिए तो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो कभी कभार कंबसन पूरा नहीं होता, अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जब कंबसन या दहन कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी फ्लेम की जो रंग है, फ्लेम का रंग, कलर, वो चेंज हो जाएगा। अच्छा कंबसन हो रहा है तो नीला कलर आएगा, अगर खराब कंबसन हो रहा है या कम कंबसन हो रहा है, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो येलोइश कलर आएगा। लकड़ी में आप देखते होंगे येलोइश कलर आता है, कोयला में धीरे धीरे येलोइश कलर आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले तो कंप्लीट कंबसन होता है। अब अगर कंप्लीट कंबसन नहीं होता होगा, उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या मिलेगा? वहां पर आपको सूदी कार्बन्स के रेसेस मिलेंगे, जिसको आप बोलते हैं कोयला। अगर ऑक्सीजन पूरे तरीके से नहीं मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन के टुकड़े उड़ते हुए दिखेंगे। तो जब आप लकड़ी जलाइए या कुछ जलाइए तो राख मिल रहा है, राख उड़ता भी है। या आप देखते होंगे ये जो है लालटेन या लैंप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? येलो फ्लेम निकलती है, पूरी तरीके से कंबसन नहीं होता, तो आपको शीशा काला नजर आता है, कुछ टाइम बाद शीशा काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन वहां पर होता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो जब भी इनकम्प्लीट कंबसन होगा, हमेशा क्या होगा? वहां पर
कार्बन के रेसेज आपको मिलेंगे, जिसको आप कालिख बोलते हैं। ठीक है, चलिए। ऑक्सीडेशन, सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा मतलब है ऑक्सीजन को ऐड करना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ऑक्सीडेशन से एल्कोहल किसमें बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करा देते हैं दूसरी जगह। ठीक है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट, इनको कर दिए, दे दिए कहाँ पर? एल्कोहल CH3OH। अगर हम इसको एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हीट दे दिए तो ये किस में बदल जाएगा? CH3COOH में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एजेंट जो किसी दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ दें, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट दे दिए, हीट यहाँ पर मत लिखिए, यहीं पर लिखिए, तो फिर वो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल से जब एसिड में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, बस सिंपल सा ये मतलब है। ठीक है, या किसी और एलिमेंट को ऐड करना। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड क्यों पता कहाँ से हम जाने? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। जब मैं इसको निकिल कैटालिस्ट की, ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। ठीक है, कैटालिस्ट वो एलिमेंट होते हैं जो रिएक्शन में भाग नहीं लेते लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हों तो कोई जरूरी नहीं है कि तीसरा उनके बीच में आकर के लड़ाई ही करे, वो उत्साहवर्धन करेगा पीछे से, यहाँ बहुत सही, दो और मारो, ऐसे करो वैसे करो। ये सब क्या है? कैटालिस्ट हैं। बस वैसे ही रिएक्शन में होते हैं, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेते लेकिन उनकी प्रेजेंस होने पर रिएक्शन का रेट घट या बढ़ जाता है। कोई जरूरी नहीं कि बढ़ना ही है, घटा भी सकते हैं ये। ठीक है, जैसे निकिल, हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल। हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड की के अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट किस में बदल जाता है? सैचुरेटेड फैट में। ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जा करके जुड़ जाते हैं। दो आर पहले से थे, इधर भी दो आर पहले से थे, ये जो एक बॉन्ड टूटा, इधर हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये अनसैचुरेटेड से क्या बन गया? सैचुरेटेड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल। निकिल कैटालिस्ट की
निकिल हुआ, पैलेडियम हुआ, इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल किया जाता है। डालडा इसी से बनता है। वनस्पति तेल से क्या बन रहा है? डालडा। डालडा देखते होंगे सेचूरेटेड जमा होता है जैसे घी की तरह। उसको हीट देंगे तो वापस से क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड में बदल जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? निकिल भी हो कैटलिस्ट हो सकता है, और पैलेडियम भी हो सकता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? विस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना। ए की जगह बी रखना, बी की जगह सी। जैसे ये है मेथेन, हमने यहाँ पर क्लोरीन और सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में मेथेन में क्लोरीन डाला, तो क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा और ये इधर बना देगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक कि पूरी तरीके से क्लोरीन सनलाइट रहेगी, जुड़ नहीं जाता। अब ये CH3Cl है, CH2Cl2 बन गया, फिर HCl, फिर वापस से CH2Cl प्लस क्लोरीन, सनलाइट, तो CHCl3 प्लस HCl, फिर वापस से CHCl3 प्लस क्लोरीन, सनलाइट की प्रेजेंस में Cl4 प्लस HCl। ये क्या था? मेथेन। ये क्या है? क्लोरोमेथेन। क्या है ये? क्लोरोमेथेन। कहानी समझ में आ गई? यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल, ये आपके सिलेबस में है। एथेनॉल का फार्मूला, एथ, एथ का मतलब दो कार्बन, C2H5OH। एथेन से एथेनॉल बना है, तो C2H6 था एथेन, उसमें OH ऐड कर दिए। तो रिएक्शन ऑफ एथेनॉल में पहला है रिएक्शन विद सोडियम, एल्कली मेटल के साथ होने पर एथेनॉल क्या करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करता है। C2H5 प्लस हाइड्रोजन ये रिलीज करेगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर क्या करते हैं? हाइड्रोजन बाहर जाती है। ठीक है, सेकंड, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे मिलेगा? एथेनॉल को आप हीट कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तो ये क्या कर देगा? वाटर बाहर निकाल देगा। जो चीज वाटर को बाहर निकाल दे, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। तो जो बाहर निकाल देता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे जो ऑक्सीजन को ऐड कर दे उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसे इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है वो भी बता रहे हैं।
एथेनॉल को हीट दिए कितना, 443 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप गर्म करते हैं, लेकिन प्रेजेंस किसकी होगी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये आपको पानी को बाहर निकाल देगा। तो C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट 443 केल्विन दिया, तो ये क्या बन गया, CS3, नहीं C2 है, तो C2H4 प्लस H2O। ये क्या था, सेचुरेटेड था। C2H4 क्या है, अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या है, एथीन ही तो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन बाहर, वो वाटर बाहर निकल गया। तो ये क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक, एथेन C2H5, ओइक एसिड मतलब C2H5COOH। ठीक है, ओ सॉरी, तब तो ये 3 कार्बन हो गए, 2 कार्बन CS3COOH, 2 कार्बन है और एक ग्रुप है उसी में लगा हुआ। ठीक है, उसको मिलाकर 2 कार्बन, ये एथेनोइक एसिड है। ठीक है, चलिए, एथेनोइक एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि 5 to 8% ऑफ एथेनोइक एसिड प्लस वाटर, it gives a unique compound that is known as vinegar। विनेगर को ही बोलते हैं सिरका। ठीक है, तो CS3COOH प्लस H2O, ये क्या बन जाएगा, C2H5COOH। ये क्या बन जाएगा, विनेगर। ठीक है, एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं। सर्दियों में ये क्या हो जाता है, ठंडे प्रदेशों में ये जम जाता है, तो इसको ये भी बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ACETIC एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये भी आपको बता दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नेचर में वीक होते हैं। जितने बड़े कंपाउंड जितने लोगों को साथ लेकर चलेंगे वो उतने ही वीक होंगे, कमजोर। OH के कंपैरिजन में COOH ज़्यादा बड़ा है, तो ये वीक होगा। ठीक है, OH के कंपैरिजन में, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड।
और उस रिएक्शन में पहला रिएक्शन याद रखिएगा, ईस्टरीफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल, मिल करके क्या बना देते हैं, ईस्टर। CH3 COOH प्लस एथेनॉल है C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, CH3 COO C2H5 प्लस वाटर। ये जो है ये क्या है, ईस्टर है, कीटोन ग्रुप है। ईस्टर क्या है, कीटोन ग्रुप है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ईस्टर की स्मेल बहुत ही स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। तो परफ्यूम बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ईस्टरीफिकेशन। तो एथेनॉल को एथेनोइक एसिड से मिला दीजिएगा, आपको ईस्टर मिल जाएगा, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो एसिड की प्रेजेंस में हुआ। अब अगर आपको वापस बैक जाना है तो इधर से इधर जाने में क्या कर देंगे, रिएक्शन विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नेचर में एसिडिक होता है, उसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। मतलब ईस्टर से आप क्या ले लेंगे, एसिड ले लेंगे और एथेनॉल ले लेंगे। ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी की जगह आप यूज कर सकते हैं सोप। मतलब इसमें अगर आपने सोप मिला दिया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, वापस से आपको ईस्टर से क्या मिल जाएगा, एसिड और एथेनॉल। इस रिएक्शन को बोलते हैं, जो सोप से वापस करना है, इसको बोलते हैं सोपनिफिकेशन, वो सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन। वैसे तो सोपनिफिकेशन होना चाहिए, आपकी बुक में लिखा है सपोनिफिकेशन। ठीक है, सेकंड, रिएक्शन विद बेस। हाँ, एथेनोइक एसिड था, CH3 COOH प्लस NaOH, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COONA, मतलब ये साल्ट बना दिया, प्लस H2O, साल्ट प्लस वाटर। तो बेस के साथ रिएक्शन दे करके वो क्या बनता है, मेथेनोइक एसिड। वो एथेनोइक एसिड क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक, थर्ड, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस साल्ट। कार्बोनेट के साथ जब भी होगा तो CO2 भी बाहर निकालेगा, H2O भी बाहर निकालेगा और साल्ट बना लेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट के साथ भी यही होगा, CO2 प्लस H2O प्लस साल्ट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, C2, ये क्या था, CH3 COOH प्लस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट NaHCO3 लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COO
Na प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये साल्ट हो गया, ये हो गया पानी, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब देखते हैं मिसेल्स या आपने पढ़ा होगा इसका नाम सुधार ही लीजिए, वैसे मुझे डाउट लग रहा है ये सपोनिफिकेशन ना होकर के सोपनिफिकेशन होना चाहिए, साबुनीकरण इसको बोलते हैं। SOAPNIFICAN, सोपनिफिकेशन। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि सोप कैसे जो है कपड़े साफ कर देते हैं। सोप हुआ, डिटर्जेंट हुआ, ये कैसे कपड़े साफ कर देते हैं। देखिए होता क्या है, सोप और कुछ नहीं है, ये सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वो भी हाइड्रोकार्बन्स लॉन्ग चेन वाले होते हैं। लॉन्ग चेन का मतलब प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन ये सब नहीं, और ज़्यादा लॉन्ग चेन। जैसे नॉर्मल आप सोप का इक्वेशन पढ़ते होंगे, C17H35COO Na, ये है सोप का फार्मूला। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आयोनिक कंपोनेंट ये वाला, और एक है ये कार्बन की लॉन्ग चेन वाला, C17H35 वाला, ये है कार्बन की लॉन्ग चेन। और दूसरा है क्या, आयोनिक एंड ऑफ सोप। ये जो आयनिक वाला है, ये रिएक्ट्स विद वाटर। ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। और ये जो है, ये जो भी गंदगी होती है कपड़ों की, उनके साथ रिएक्ट करता है। हाँ, रिएक्ट्स विद डर्ट, ऑयल, ग्रीस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होती है, वाटर में सॉल्व नहीं होती, जो घुलती नहीं है। और जो मैक्सिमम जो ये ऑयल हैं, डर्ट हैं, ग्रीस हैं, जो गंदगी हैं, वो भी मैक्सिमम इन्हीं कैटेगरी में आती हैं। तो ये भी पानी में नहीं घुलती। जब ये पानी में नहीं घुलती, तो ये हमेशा क्या रहेंगी, ये वाला जो लॉन्ग चेन होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, आयनिक वाला वाटर के साथ घुल जाएगा। तो जब भी आप देखते होंगे, घोलते होंगे, डिटर्जेंट हुआ, सोप हुआ, तो आपको ऊपर की तरफ आपको ऐसी लेयर मिलेगी जिसको आप झाग या फेना बोलते हैं, जो कि पानी में सॉल्यूबल नहीं होगी। इसी को क्या बोलते हैं, मिसेल्स। ये जो फार्मूला, ये जो बना, झाग बना, ये, और यही जो है क्या है, यही रिएक्ट करता है किसके साथ, गंदगी के साथ। और ये क्या करता है, ये लॉन्ग चैन इसके साथ रिएक्ट होकर के इसको वापस से कपड़े से खींच लिया, और कपड़ा हमारा क्या हो गया, साफ हो गया। यही प्रोसेस है किसका, साबुन के द्वारा या डिटर्जेंट के द्वारा कपड़े का साफ होना। आप देखते होंगे हार्ड पानी में साबुन बहुत ज़्यादा लगता है, उतना अच्छा झाग नहीं देता, तो उसके लिए क्या करते हैं, डिटर्जेंट या पानी को गर्म कर देते हैं। ठीक है, वो गर्म करने का दूसरा रीजन है, जिसको आप सरफेस टेंशन नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो ठीक है, ये आपका रहा चैप्टर नंबर 4।
द एंड। ठीक, अब देख लेते हैं जरा जो जो डाउट पूछा गया है। मैं 1 मिनट क्वेश्चन एक बार यहाँ पर लिख तो नहीं पाया हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताया दे रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, एन एलिमेंट एक्स आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड कैन डिस्पर्स लेड एंड टिन फ्रॉम दियर सॉल्यूशन। एक मेटल एक्स है जो कि एसिड के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसका क्या मतलब है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस किए दे रहा है, और मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन को वही रिप्लेस करेगा जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा सीरीज में। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है, पहली बात। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि इट कैन डिस्प्लेस लेड एंड टिन फ्रॉम दियर साल्ट सोल्यूशन। लेड और टिन को भी ये रिप्लेस कर दे रहा है। रिप्लेस करने का क्या मतलब है कि टिन और लेड से इसका रिएक्टिविटी हाई है। अब अगर रिएक्टिविटी टेबल आप देखेंगे, कहाँ से शुरू हो रहा है? के, एन ए, सी ए, एम जी, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, इधर है लेड। अब देखिए, लेड उसके बाद टिन, फिर है हाइड्रोजन। ठीक, तो लेड और टिन से ऊपर जो भी आ रहा है ये सब क्या कर देंगे? आंसर हो सकते हैं। लेकिन आपके अगर ऑप्शन में ये सारे आंसर सही हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन गिवन होगा उसमें से आप देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। अगर 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई मिलता है तो वही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि सब इसको रिप्लेस कर रहा है, लेड और टिन से ऊपर है। ठीक है, जनरली अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है तो जनरली आपको जिंक या निकिल, निकिल भी आता है ऊपर ही। ठीक है, निकिल, निकिल भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आगे नहीं दिया। आगे क्या कह रहा है? विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो आप सीरीज में देखिए कॉपर कहां पर है? एच के बाद है कॉपर, फिर है मरकरी, फिर है चांदी, और फिर है सोना। तो आगे क्या लिखा रहा है क्वेश्चन? क्या लिखा रहा है? विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर। कॉपर के द्वारा कौन सा मेटल डिस्प्लेस हो सकता है? तो कॉपर के नीचे जितने भी हैं वो कॉपर उनको डिस्प्लेस कर देगा। तो मरकरी भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, और गोल्ड भी हो सकता है। ठीक, तो ये तीनों आपके आंसर होगा। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट डाउन द नेम ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड विच मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड। मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमें बताना है जो कि हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ नहीं छोड़ता है। अब ध्यान से देखिए, जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ना कर पाए, तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक, और ये मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि हाइड्रोजन के जस्ट बाद आ रहा है। हाइड्रोजन को रिप्लेस तो ये भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या कह रहा क्वेश्चन में? राइट डाउन द नेम ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड विच डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्टिंग विद एसिड। जो कि हाइड्रोजन के जस्ट बाद आएगा वो है क्या? कॉपर। तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक पूछा गया है एक कंपाउंड एक्स है जो कि किससे बन रहा है? फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे दिए C2H4O2। ये यही है जो अभी हम पढ़े हैं, CH3COOH। ठीक। एंड एन एल्कोहल, एक एल्कोहल है। ये X किससे बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से और एल्कोहल से। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ईस्टरीफिकेशन। क्या है ये? ईस्टरीफिकेशन। ईस्टर ही तो बन रहा ना। और अगर वापस से ईस्टर से इधर चले आए, एसिड बना दिए, तो क्या बन जाएगा? सोपनीफिकेशन। ठीक। अच्छा चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डालनी पड़ रही। ठीक है। द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन with alkaline potassium permanganate followed by acidification gives the same carboxylic acid। अब ध्यान से देखिए, ये तो हुआ एक क्वेश्चन का पार्ट कि एक कंपाउंड X है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल से रिएक्शन करने पर मिलता है, लेकिन जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स डालनी पड़ रही। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या बता रहा है? द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, ये वाला जो एल्कोहल है, जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, अब ऑक्सीडेशन आपको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करना पड़ेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम इन्होंने दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। तो ये हमें क्या मिलता जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड वही वाला मिल रहा है जिससे बना है, मतलब CH3COOH। अब बताइए, एल्कोहल से एसिड बनाना हो तो एक ऑक्सीजन ऐड कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीजन हटा दीजिए, ओ सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा? C2, सॉरी, ये बन जाएगा क्या? CH3OH, C2H5OH, एथेनॉल, C2H5OH। ये हमने अभी पढ़ा है कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक वो एसिड कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये क्या बन गया? C2H5OH था, तो ये बन गया CH3COOH प्लस आगे वाटर। अब हमें यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि एल्कोहल एसिड बना दिया, तो ये एल्कोहल कौन सा है? C2H5OH। हमें आंसर मिल गया। यही रिएक्शन हमने पढ़ा ही था। और इन दोनों का मिल करके क्या बना था? ईस्टर। ईस्टर का फार्मूला क्या था? CH3COO C2H5। ये ईस्टर बना था। ठीक। इसको ईस्टर बोलते हैं, या इसी को क्या बोलेंगे? एथाइल एथनोएट। ठीक। यही रिएक्शन हमने पढ़ा था। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे कह रहा गिव द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो यही है, CH3COOH। ठीक है। चलिए, अगला क्या था? हाँ, एक क्वेश्चन ये था, ऑन रिएक्टिंग X एट 70, X को 373 केल्विन पर गर्म किया जा रहा है, तो यहां से वाटर बाहर निकल रहा, तो एक कंपाउंड Y बन रहा। Y क्या है? जो कि डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर के रूप में यूज किया जाता है, प्लास्टर करने के रूप में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो Y होगा ये वही कंपाउंड होगा जिसको प्लास्टर के रूप में यूज किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। तो वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये आपके वैसे आगे का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 11th में आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है?
यहाँ पर होता है जिप्सम। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फार्मूला क्या है? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और वाटर के कंपोनेंट जुड़ करके आपस में जिप्सम बनाते हैं। जब हम हीट कर रहे हैं तो यही वाटर के कंपोनेंट बाहर निकल जा रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो वही एक्स और वाई आपसे पूछा जा रहा। ठीक, अब पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करें कि जिप्सम बन जाए, तो वाटर ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा जिप्सम। ठीक, अभी हमने गर्म करके वाटर निकाला है, अब वाटर अगर आप ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा जिप्सम। आगे क्या कह रहा? ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू गिव एन ऑक्साइड वाई। एक एक्स है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक वाई बना रहा है। वाई एक ऑक्साइड है। वाई के बारे में बताया गया है कि सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्यूबल है। आगे क्या कह रहा? द एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाई डज नॉट चेंज द कलर। वाई का एक्वस सोल्यूशन कलर चेंज नहीं करता। आगे क्या कह रहा? बट रिएक्ट्स विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट सोडियम हाइड्रोक्साइड से के एक्वस सोल्यूशन से रिएक्ट करता है। अब ध्यान से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक है नेचर में। उससे जब कोई रिएक्शन करेगा तो नेचर में क्या होगा? एसिडिक। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी मेटल होगा उसका ऑक्साइड हमेशा बेसिक होगा, और कोई भी अगर नॉन मेटल होगा तो उसका ऑक्साइड हमेशा क्या होगा? एसिडिक होगा। ये हमने बता रखा है। अब आपको पूछा रहा कि एक्स क्या है। चार ऑप्शन दिया है, Na, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। सोडियम, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, ये सब के सब मेटल हैं। केवल एक ही नॉन मेटल है, क्या है? सल्फर। क्यों? क्योंकि तभी वो एसिडिक बनेगा, तभी तो एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो सल्फर का ही ऑक्साइड ऐसा है जो कि नेचर में एसिडिक होता है, और इसी से क्या बन जा रहा है? आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैस, CO, वो SO2, NO2, ये सब फॉसिल फ्यूल से निकलती हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। आपके चैप्टर 4 में दिया गया है कि जब जीव, जैसे पेड़ हुआ, जीव जंतु हुए, ये मिट्टी में कई साल तक दब जाते हैं, तो इनके जो एनर्जी से क्या बन जाता है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये कार्बन का ही क्या है? कई सारा दामोदर वैली जो है, ये समुद्र के किनारे अधिकतर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। कोयला के भंडार, तेल के भंडार। क्यों? क्योंकि वो पहले क्या था? समुद्र के नीचे तलहटी में वो दब गए हैं, और फिर अब वो फॉसिल फ्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। दामोदर वैली में कोयला क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर पहले पहले बहुत पहले क्या था? जंगल था, और वो जा कर के दब गया नीचे, और आज वो कोयला के रूप में निकल रहा है। ठीक है, अब इसी से तो जब ये वाटर के साथ मिल जाएंगे तो एसिड बना देते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तभी फिर एसिड रेन होती है। तो इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ठीक, तो ये सब बता चुके हैं उसी का। अच्छा, एक देखिए, एक क्वेश्चन क्या है? ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन आर ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमानेंट मैग्नेट सोल्यूशन। एक परमानेंट मैग्नेट, ओ सॉरी, एक परमैग्नेट सोल्यूशन है, उसमें हमने क्या किया? फेरस सल्फेट ऐड कर दिया।
Fe2SO4 ये ऐड कर रहे हैं। द लाइट पर्पल कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स, ये जो इसका लाइट पर्पल कलर है जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं परमैग्नेट वाले सोल्यूशन में तो ये फेड हो जा रहा है। अब फेड होने का क्या मतलब है कि उसको रिप्लेसमेंट कर रहा है कोई, ठीक है। एंड फाइनली डिस्पर्स, फाइनली ये पर्पल कलर हट जाता है। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। पहला सुन लीजिए क्या कह रहा, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो इसको ऑक्सीडाइज किए दे रहा है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 को ऑक्सीडाइज किए दे रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज FeSO4। सॉरी ये फेरस है तो FeSO4 होगा, फेरिक होता तो Fe2SO3 होता, ठीक है। बस बाकी सब तो ठीक ही है, ठीक है। तो ये आपके डाउट थे जो कि पूछे गए थे। कुछ भी डाउट हमने ऐसा आंसर नहीं दिया जो कि आपको पढ़ाया नहीं था, ठीक है। रिएक्टिविटी टेबल जरूर ध्यान में रखिएगा, ईस्टरीफिकेशन का रिएक्शन ध्यान में रखिएगा, सोपनीफिकेशन का सोप कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछते रहिए, फिर आगे हम ये पूरी साइंस कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और रिवीजन कीजिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चीज़ें कोई जो है लाइफ का यही एक अंतिम लक्ष्य नहीं है, ठीक है। अभी 10th में है, उसके बाद अभी जीवन में बहुत सारे काम करने हैं हायर स्टडीज़ तक। तो धैर्य रखिएगा और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएगा या गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ट्राई करने में मत हिचकिएगा, जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करके वहाँ पर जा करके उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।